अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री गाइडलाइंस में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर हार्पर का चैप्टर नंबर 1 आता है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन वाइवा में इससे थोड़ी सी जो डेफिनेशंस है ना वो इसकी समरी में लास्ट पे लिखी हुई हैं। ये डेफिनेशंस जो है ना ये सुन लेते हैं वाइवा में। फर्दर हम बायोकेमिस्ट्री में आते हैं तो हम आते हैं सेल पर। ठीक है, तो सेल इट इज़ अप टू यू कि आप लोग कहाँ से करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है और जब से हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने इसको पढ़ा हुआ है सेल को। ठीक है, तो जो अदर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको जहाँ से उनके कॉलेज प्रेफर करते हैं वहाँ से करें। तो एफएमयू ने तो हमें यहाँ से मार्क्स से प्रेफर किया था, मार्क्स बुक के, तो हमने फिर उसके नोट्स ले लिए थे। ठीक है, उसको फोटोकॉपी करवा लिया था। तो ये मार्क्स के नोट्स हैं, तो इससे आपने करना है, एफएमयू स्टूडेंट्स ने मार्क्स के नोट्स से करना है। ठीक है, सेल, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी ऑर्गेनेलिज के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए लिगेंड गेटेड चैनल्स का, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन चैनल्स जिनके साथ जब कोई लिगेंड बाइंड होता है, कोई केमिकल बाइंड होता है, तब वो अपने अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल्स में हमारे पास है CFTR इसकी एग्जांपल में। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हमारे पास प्रोटीन चैनल है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये इसके पास ना एक रेगुलेटरी डोमेन होती है। ठीक है, और इसके साथ ATP बाइंडिंग साइट्स होती हैं दोनों तरफ। ठीक है, और ये होती है इसकी रेगुलेटरी डोमेन। ठीक है, तो जो ATP बाइंडिंग साइट्स होती हैं इनके साथ ATP बाइंड होती है, ये नेक्स्ट स्टेप में इनके साथ ATP बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक एंजाइम आता है फोस्फोकाइनेज, जो इसकी फोस्फोरिलेशन करवा देता है, मतलब कि इसमें फोस्फेट ऐड करवा देता है। एक तो ATP बाइंड हो जाते हैं ATP बाइंडिंग साइट्स के साथ, और बाकी जो रेगुलेटरी डोमेन है इसकी फोस्फोरिलेशन हो जाती है फोस्फोकाइनेज से। काइनेज जो होता है ना फोस्फोरिलेशन करता है, फोस्फेट को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेटरी डोमेन के साथ फोस्फेट ऐड हो जाती है, इसकी फोस्फोरिलेशन जब होती है तब ये इससे अवे चली जाती है। ठीक है, इस डोमेन से, तो फिर यहाँ पे एक पासेज बन जाता है आयंस की मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। तो ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। न्यूक्लियस करना है आपने, और न्यूक्लियस में पता होना चाहिए व्हाट आर न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स। हमें ऐसे क्यों आया था हमारे फर्स्ट जब टेस्ट था ना सेल बायोकेमिस्ट्री का, उसमें तो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, कोई भी प्रोटीन्स जो हमारे साइटोप्लाज्म से हमारे न्यूक्लियस में जानी है उसके उस प्रोटीन को टैग कर दिया जाता है कि ये प्रोटीन है जिसने हमारे न्यूक्लियस में जाना है। तो उस प्रोटीन को जो टैग किया जाता है ना वो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल से किया जाता है। ये सिग्नल्स होते क्या हैं, एक्चुअली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड से बने होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल होते हैं। कोई भी प्रोटीन है जिसने हमारे न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होना है तो ये उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स, सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, सपोज दिस इज प्रोटीन जिसने हमारे न्यूक्लियस में जाना है, ये प्रोटीन है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड हो जाती है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स होते हैं ना ये बाइंड करते हैं इम्पोर्टेंस के साथ। इम्पोर्टेंस प्रोटीन्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होती है ना इनके 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जो होता है न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल के साथ बाइंड कर जाता है, और जो दूसरा सब यूनिट होता है वो बाइंड करता है हमारे जो ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, और ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, और इसके अराउंड जो होते हैं ना यहाँ पे फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं जिनके साथ इम्पोर्टिन का सेकंड सब यूनिट बाइंड करता है। फर्स्ट सब यूनिट जो था वो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल के साथ बाइंड किया था, और जो दूसरा सब यूनिट है वो इस फिलामेंट्स के साथ बाइंड कर जाता है, जो यहाँ पे हमारे पास इसके न्यूक्लियर पोर के पास होते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये पूरा कम्प्लेक्स जो है ना इम्पोर्टेंट प्रोटीन कम्प्लेक्स मूव करता है न्यूक्लियस में। हमारे पास प्रोटीन
और इम्पोर्टिन का कम्प्लेक्स हमारे पास अब न्यूक्लियस में आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रोटीन इम्पोर्टिन कम्प्लेक्स के साथ रैन बाइंड होगी ना, रैन एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसे ही इस कम्प्लेक्स के साथ ही रैन प्रोटीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है बाइंड होगी तो तब ये इम्पोर्टिन प्रोटीन कम्प्लेक्स आपस में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोटीन न्यूक्लियस को चाहिए थी वो न्यूक्लियस में चली जाएगी, अब सिर्फ रैन के साथ इम्पोर्टिन अटैच है, तो हमें पता है रैन जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, तो इसके साथ जीटीपी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है जो न्यूक्लियस है इसके अंदर रैन गैप एक एंजाइम होता है, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग एंजाइम, जो जीटीपीएज को एक्टिवेट करता है। जीटीपीएज एंजाइम है जो इस जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाता है और जीटीपी बनता है फिर, और फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और वो जो फॉस्फेट होता है ना, यहाँ से अब जो इसकी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होती है वो रैन और इम्पोर्टिन को सेपरेट करने के लिए यूज हो जाती है, ठीक है, रैन और इम्पोर्टिन को। और बाद में ये जो इम्पोर्टिन होते हैं ये फिर साइटोसोल में मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हार्पर पे कि हार्पर से आपने सेल बायोकेमिस्ट्री के बारे में क्या क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने करना है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो इसमें करना है मतलब मेजर लिपिड्स इन मेमेलियन मेम्ब्रेन्स आर फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड्स करना है इसमें से, और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स, इसको एक रीड देनी है। उसके बाद करना है मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक, ठीक है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हाउ मेम्ब्रेन लिपिड्स फॉर्म बाइलेयर्स, देन गिव रीड टू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद लिपिड bilayer. This table enzymatic markers of different membranes, it is very much important, often asked in MCQs and Viva. उसके बाद करना है membranes are asymmetric structures, it is mostly asked in your SCQs. उसके बाद आपको पता होना चाहिए अबाउट इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इंकार्डिन। इंकार्डिन प्रोटीन जो होती है ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ये प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है इंकार्डिन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होती हैं जो लिपिड बाइलेयर जो होती है ना, हाइड्रोफोबिक कोर होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसके साथ नहीं अटैच होती। मतलब हो सकता है ये किसी और प्रोटीन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो या फिर किसी लिपिड के साथ अटैच हो, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होती हैं डायरेक्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोर होती है ना उसके साथ अटैच नहीं होती, हो सकता है ये किसी इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच हो, ठीक है। तो जो इंकार्डिन प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, जो बैंड 3 प्रोटीन होती है हमारे सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन होती है बैंड 3, उसके साथ हमारी पेरिफेरल प्रोटीन अटैच होती है इंकार्डिन, ठीक है। तो इंकार्डिन फर्दर फिर स्पेक्ट्रिन से अटैच होती है। तो इंकार्डिन बेसिकली क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, और इसकी बाइकनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखती है, ठीक है। उसके बाद हार्पर से आपने रीड देनी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज वाइडली एक्सेप्टेड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपने रीड देनी है, ठीक है। देन आपने करना है लिपिड राफ्ट्स, केविलाई, टाइट जंक्शंस। ये मोस्टली वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर पता नहीं होता कि ये हमसे कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो हार्पर से पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। हमसे भी पूछे गए थे जब हमारा वाइवा हुआ था ना इसका, तो हमसे भी पूछे गए थे ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आपने करना है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिम्पोर्ट क्या है, यूनिपोर्ट क्या है, को ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और एंटीपोर्ट क्या है। दिस इज एंटीपोर्ट, ठीक है। एंटीपोर्ट क्या है, को ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपने करना है ये पिंग पोंग मैकेनिज्म जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिंग पोंग मैकेनिज्म की। पिंग पोंग मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और ये एट वन साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड एट दिस साइड वी हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, एंड इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वी हैव मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इट इज मीडिएटेड बाय दिस कैरियर प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, तो पिंक स्टेट क्या होती है, जब हमारी कैरियर प्रोटीन एक्सपोज्ड हो टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट,
ठीक है, तो ये इसकी पिंक स्टेट होगी। उसके बाद ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। ये सेकंड वन में इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। अब इट इज एक्सपोज्ड टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे था, एक्सपोज टू हायर कंसंट्रेशन, और इसमें एक्सपोज टू लोअर कंसंट्रेशन है। इसको कहते हैं पोंग स्टेट, पोंग स्टेट ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो इस होल मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको कहते हैं पिंग पोंग मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एक्वापोरेंस। ठीक है, एक्वापोरेंस आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म वाटर चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन। अगर उन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए जो एक्वापोरेंस को कोड करती हैं, तो इसकी वजह से हमें हो सकती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में से पता होना चाहिए कि व्हाट आर गैप जंक्शंस, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये गैप जंक्शंस होते क्या हैं? एक्चुअली ये ना दो सेल्स के दरमियान, टू सेल्स के दरमियान जंक्शन होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन दो सेल्स के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो होते हैं ना हमारे हार्ट मसल्स में होते हैं गैप जंक्शंस। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके सब यूनिट्स में कनेक्शंस होते हैं। इसको एज अ होल अगर देखें, इसको एज अ होल हम क्या कहेंगे, कनेक्शन चैनल। लेकिन इसके जो सब यूनिट्स होते हैं उसके अंदर 6 कनेक्शंस होते हैं। मतलब ये 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी 6 कनेक्शंस होंगे। ठीक है, और ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी 6 कनेक्शंस होंगे। तो 6 कनेक्शंस इसके ये वाली मेम्ब्रेन के होंगे लाइक दिस, ये जो इन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये 6 कनेक्शंस इसके एक सेल की मेम्ब्रेन के होंगे, 6 कनेक्शंस मिलके। ठीक है, और ये एक हेमी चैनल बनाएंगे, और 6 कनेक्शंस ही दूसरा जो सेल होगा ना उसकी मेम्ब्रेन के होंगे। तो ये एक हेमी चैनल बना और एक ये हेमी चैनल बना जो दूसरे सेल ने बनाया। अब दोनों जब मिलेंगे तो एक पूरा एक चैनल बन जाएगा जिसे कनेक्शन चैनल कहेंगे। ठीक है, तो 6 सब यूनिट्स यहाँ पे होंगे कनेक्शन के, और 6 सब यूनिट्स दूसरे सेल की मेम्ब्रेन पे होंगे कनेक्शन के। हेमी चैनल्स बनेंगे पहले और फिर आपस में मिलेंगे तो एक पूरा चैनल बनेगा कनेक्शन चैनल। ठीक है, ये दो सेल्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस हो सकती हैं इसकी वजह से। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन योर FSC। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको, और ये होती कैसे है। ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, इसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। और उसके बाद ये होती कैसी है, म्यूटेशन इन जीन दैट कॉज फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। ये होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर। ठीक है, एक प्रोटीन चैनल होता है जो क्लोराइड आयंस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हो सकता है क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द एयरवेज एंड साइनसेस। ठीक है, साइनसेस होती हैं मतलब जो हमारी स्पेसेस होती हैं हमारे नोज में हो सकती हैं, हमारे जो पूरे एयर पासेज वे है ना इसके अंदर जो स्पेसेस हैं इन्हें साइनसेस कहते हैं। तो उनका कोई एयरवे पैसेजेस का ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अगर हमारी क्लोराइड है, स्वेट में बहुत ज्यादा क्लोराइड है, इसका मतलब है कि हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। और अगर कोई मेल जो है वो इनफर्टाइल है ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हिज वेज डिफरेंस, तो फिर हम इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, कि क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई मसला आया हो। ठीक है, या फिर अगर हमारी फैट की माइल्ड डाइजेशन हो रही है, फैट की गुड डाइजेशन नहीं हो रही, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उससे पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी हो। ठीक है, जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए थे वो रिलीज नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इनसफिशिएंसी किसकी वजह से आई है, क्लोराइड आयंस की इम्बैलेंस की वजह से आई है। और क्लोराइड आयंस का इम्बैलेंस किसकी वजह से हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन की वजह से। तो इसका मतलब कि पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। ठीक है।